नवनीत राणा फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में है। उनके पति मुंबई की तालोजा जेल में है। नवनीत राणा को भायखला जेल में अलग बैरक में रखा गया है। उनके साथ और कोई कैदी नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन ने साफ किया कि नवनीत राणा को किसी तरह की विशेष सहूलियत नहीं दी गई है। उन्हें एक साधारण कैदी की तरह रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नए कैदी को 14 दिन तक दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है, इसलिए नवनीत राणा को अलग बैरक में रखा गया है। नवनीत राणा के खिलाफ पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। नवनीत राणा इस केस को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद, एफआईआर रद्द करने की अपील खारिज होने के बाद नवनीत राणा ने फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल की है। नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके पति रवि राणा एमएलए हैं। इन दोनों को पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 153A यानी दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने और बॉम्बे पुलिस एक्ट की कुछ धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था। बाद में इस केस में पुलिस ने सेक्शन 124A यानी राजद्रोह की धारा भी जोड़ दी और इसके बाद पुलिस ने कल अलग से एक और केस फाइल किया। इस बार एक्शन हुआ आईपीसी के सेक्शन 353 यानी सरकारी काम में रुकावट पैदा करने के मामले में। नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जो पिटीशन दी गई थी उसमें दफा 353 को चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि दफा 353 के तहत केस बाद में फाइल किया गया, इसे लगाना जरूरी नहीं था, इसलिए इस एफआईआर को रद्द किया जाए और अगर एफआईआर रद्द नहीं की जाती तो इस केस को भी पहले वाले केस के साथ मर्ज कर दिया जाए। यानी दो अलग अलग केस एक ही बात को लेकर नहीं चलने चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब उन्होंने जो नई जमानत की याचिका लगाई है उस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। लेकिन यह साफ है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कुछ दिन जेल में रहना पड़ सकता है। नवनीत राणा के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है। इन बच्चों के माता पिता दोनों जेल में हैं। दोनों बच्चे घर में अपने दादा दादी के साथ हैं। घर में फिलहाल टीवी बंद कर दिया गया है क्योंकि दिन भर टीवी पर नवनीत राणा की खबर चल रही है। घर में बच्चों की देखभाल करने वाले लोगों का कहना है कि अभी बच्चों को यह बताया गया है कि मम्मी पापा काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को पता न लगे कि उनके पेरेंट्स जेल में हैं। इसीलिए नवनीत राणा के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह कैसे हो गया। हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के कारण किसी को जेल भेजना कहां तक ठीक है। नवनीत राणा के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि घर में मासूम बच्चे अकेले हैं। माता पिता में से कम किसी एक को जमानत देनी चाहिए थी। इस तरह से किसी को देशद्रोह का केस लगाकर जेल में भेजना ठीक नहीं है। लोकल लोगों ने जो उपस्थित की शिव सैनिकों ने, उसके वजह से पूरा घर का माहौल पूरा दहशत में है। बच्चे डरे हुए हैं, माँ बाप बीमार, मम्मी भी बीमार है, पापा जी भी बीमार है। ऐसे परिस्थिति में एक दहशत का माहौल है। उनके बड़े भाई साहब वो पूरे घर की परिस्थितियों को अच्छे से संभाल रहे हैं। इवन हम लोगों ने टीवी भी बंद करके रखा है। जो कुछ भी एक्टिविटी या क्रिया जो हो रही है वो बाहर से हो रही है, घर से पूरी तरह बंद करके, ताकि घर वालों को ये पता न चले कि वहाँ जो परिस्थिति आमदार साहब पे और खासदार मैडम पे जो हो रही है वो पूरी तरह मतलब अरे वो डर का माहौल ना पैदा हो, ये हम सोच रहे हैं। बच्चों को तो यही बताया गया है कि मम्मी पापा जैसा हर समय दिल्ली जाते हैं उसी हिसाब से वो गए हैं। और शुरुआत के पहले दिन में थोड़े से बच्चे डिस्टर्ब थे। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, शिव सैनिकों ने जो घटनाक्रम किया उस दिन बहुत दहशत में थे, पूरा परिवार दहशत में था। अभी बच्चे थोड़े साइलेंट हो गए। बताया गया है कि मम्मी पापा दिल्ली गए हैं। दोनों को अलग अलग जेल में बंद किया है। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके बुजुर्ग माता पिता दोनों घर पर है। आज उनकी क्या अवस्था होगी इस बात की किसी को चिंता नहीं है। अगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पठन करना अगर राजद्रोह होता है तो भारत का हर एक हिंदू, घर घर का हिंदू रोज राजद्रोह कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पे करते हैं। इस घटना का हम जाहिर निषेध करते हैं। हर हिंदुओं को मैं इतना ही कहूँगा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है और इसके एवज में अगर कोई राजद्रोह लगाता है तो इसके शरीर के गर्व की बात कोई नहीं है। और भविष्य में महाराष्ट्र सरकार को इसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। आज नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर शिकायत की है कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती इलाके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके हस्बैंड रवि राणा बडनेर सीट से विधायक हैं।
सांसद के तौर पर लोकसभा स्पीकर को लिखे लेटर में नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि जेल में मुंबई पुलिस उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर कर रही है, अमानवीय बर्ताव कर रही है। नवनीत राणा के मुताबिक जेल में उन्हें पानी भी नहीं दिया गया, उनकी जाति के आधार पर उन्हें गाली दी गई। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को नवनीत राणा के इस लेटर के बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने महाराष्ट्र सरकार को खत भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार से कहा गया कि इस केस के बारे में वो एक फैक्चुअल नोट बनाकर तुरंत भेजे। इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से नवनीत राणा के साथ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार विरोधियों के साथ जो बर्ताव कर रही है वो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। एक महिला सांसद पर देशद्रोह का केस दर्ज करना कहां का न्याय है। फडणवीस ने इल्जाम लगाया कि पहले लॉकअप में और अब जेल में नवनीत राणा और उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जेल में एक सामान्य कैदी को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो फैसिलिटीज एक सांसद को, वो भी एक महिला सांसद को नहीं दी गई। लॉकअप में नवनीत राणा को पीने का पानी नहीं दिया गया, वॉशरूम जाने की परमिशन नहीं दी गई। इससे साफ है कि नवनीत राणा के खिलाफ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने इतनी अहंकारी सरकार कभी नहीं देखी, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ लड़ेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता जब बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी दमन से नहीं डरे तो महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत मजबूत है और उनकी पार्टी डटकर इसका मुकाबला करेगी। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हम संघर्ष करेंगे कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाए। हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है। देवेंद्र फडणवीस ने जो इल्जाम लगाए वो काफी गंभीर हैं। इस पर सरकार से सवाल पूछे गए। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने सिर्फ इतना कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आरोपों की जांच हो रही है। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील ने भी अदालत में इसी तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उन पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की नवनीत राणा की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा ने जिस तरह किसी दूसरे शख्स के घर के सामने धार्मिक मंत्र पढ़ने का ऐलान किया, ये एक दूसरे शख्स की पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में राज्य सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वो ऐसी कोई भी कार्रवाई करे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर एक नेता से जिम्मेदारी और संयम दिखाने की उम्मीद की जाती है तो यह कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करने को भी सही ठहराया। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वो फिलहाल केस की मेरिट पर बिल्कुल बात नहीं कर रही, न इस पर विचार कर रही है, लेकिन इस स्टेज पर एफआईआर को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। पिटीशन की मांग थी फॉर क्वॉशिंग which is not allowed. The court has yet protected us by saying that you should be given 72 hours notice before the police take any coercive action. तो अभी इंतजार करेंगे उनके नोटिस की, जब नोटिस आएंगी फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
आप लोगों ने ये भी कहा कि एफआईआर को उसी में जब नया सेक्शन मर्ज करने के लिए 353 को जो है उसको ओरिजिनल सीआर के साथ में मर्ज करो, लेकिन साहब बोलते नहीं मर्ज करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है। वो जो आज न्यायालय में आए थे, वो जो दूसरा गुना है वो खारिज करने के लिए उनकी पूरी कोशिश थी कि वो न्यायालय के सामने जो दलील रखे, वो दलील जो उनके खिलाफ ये 124A का जो गुनाह है उसकी तहत रखे और न्यायालय का मन दूषित करे, सब खिचड़ी बनाए। उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो वैसी थी, यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, वहाँ का सब मिक्स करके उन्होंने आर्ग्यूमेंट की। उनका कहना ऐसा था कि ये जो सब हो गया, ये 2 दिन में हो गया, ये सब एक ही गुनाह का भाग है, यानी जो पहले हुआ वही गुनाह कंटिन्यू है। लेकिन ऐसा हमारा कहना ऐसा था कि अगर उनका ये कहना स्वीकार किया जाए तो आदमी ने जन्म लेने से मरने तक सब उसका एक ही ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ से जाने तक। हालांकि कोर्ट ने आज कोई फाइनल फैसला नहीं किया, इतना कहा कि फिलहाल एफआईआर रद्द नहीं होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि नवनीत राणा को सबक सिखाया जाए, उन्हें आसानी से जमानत न मिले, ज्यादा से ज्यादा दिन तक उन्हें जेल में रखा जाए, क्योंकि वो तो उनकी दादागिरी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए नवनीत राणा के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया। मकसद है अगर इस केस में जमानत मिल जाए तो दूसरे केस में नवनीत को जेल में रहना पड़े। हकीकत यह कि मामला कानूनी कम, सियासी ज्यादा है। नवनीत राणा ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जमानत नहीं मिलेगी, उन्हें और उनके पति को जेल में कई दिन रहना पड़ेगा। असल में वो तो शिवसेना को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए आगे आई थी। लेकिन सच यह है कि अजान और हनुमान चालीसा के विवाद पर असली बात तो राज ठाकरे ने की थी। सबसे पहले तो वो बोले थे। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के डेडलाइन का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ही मातोश्री में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की परमिशन मांगी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन पर तो किसने राजद्रोह का केस नहीं बनाया। एनसीपी की लीडर फहमीदा हसन ने आज कहा कि वो मोदी के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। उन पर तो किसने केस नहीं बनाया। नवनीत राणा की बात को उद्धव ठाकरे ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। लेकिन मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे को उसे इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। हनुमान चालीसा को लेकर नवनीत राणा के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना, उन्हें रात भर लॉकअप में रखना, पानी न देना, वॉशरूम जाने की परमिशन न देना, कपड़े बदलने का वक्त न देना, इसे कोई अच्छी सियासत नहीं कहा जा सकता। आज मुझे याद आया कि ऐसे मामलों पर बाला साहब ठाकरे की क्या राय हुआ करती थी। आज से करीब 28 साल पहले जब बाला साहब आपकी अदालत में आए थे तो इसी सिलसिले का एक सवाल मैंने उनसे पूछा था और उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम भी सड़क पर महाआरती करेंगे। उन्होंने कहा यह हमने जानबूझकर किया क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बंगले में नमाज पढ़ी जाने लगी थी। मैं आपको आपकी अदालत में कही गई उनकी बात का वो हिस्सा सुनवा देता हूं। ये बर्दाश्त करेंगे, ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में हमारा भी धर्म ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं या नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला। चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर ये कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही और जब ये बात वर्षा बंगला तक यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था
सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं न मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा। तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का हक कितना ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और कितने अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप वो कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। ऐसी बहुत सारी बातें बाला साहब ठाकरे ने उस शो में कही थी। बाला साहब ठाकरे पक्के हिंदुत्ववादी थे, कांग्रेस के घोर विरोधी थे। उनकी रणनीति और राजनीति बिल्कुल साफ थी और बहुत बेबाकी से बिना डरे अपनी बात कहते थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बाला साहब ने हमें दादागिरी से कैसे निपटना ये सिखाया था। आज देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को करारा जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है तो बीजेपी के नेता हजारों बार ये काम करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आज देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा अब अगर सरकार में हिम्मत है तो उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करके दिखाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज और बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणीय चातुर, राम काज करिबे कातुर, पूर्ण मुंडा लावाम चव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से जेल में भेज दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल कह रहे हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी का हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के खिलाफ केस उनके बयानों और उनके कारनामों का नतीजा है। आपको क्या लगता है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको। उन्होंने जो जो स्टेटमेंट किए अशांति फैलाने के लिए। पर अशांति तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी हुई थी उनके खार रेजिडेंस के अंदर, जहाँ पे स्लोगनिंग हुई थी, जहाँ उन्हें बंटी बबली बोला गया था। देखिए उनको
नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। नवनीत राणा पर पूछे गए सवालों को लेकर होम मिनिस्टर ने तो संयमित भाषा में जवाब दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे में एक और कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय वेडेट्टीवार। तो विजय वेडेट्टीवार ने नवनीत राणा का जिक्र करते हुए गाली गलौज पर उतरा है। मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या समझना है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़ना। नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या? ऐसे नीच लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हो। जहां जहां ये बीप आपने सुनी वो गालियां थी जो इन मंत्री महोदय ने इस्तेमाल की थी नवनीत राणा और उनके पति के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना किस तरह से इस पूरे विवाद को हैंडल कर रही है। असल में शिवसेना को यह मालूम है कि हनुमान चालीसा का विवाद सियासी तौर पर उसके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि वो कांग्रेस और एनसीपी की मदद से मुख्यमंत्री हैं। अगर हनुमान चालीसा को सपोर्ट करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, तो कांग्रेस और एनसीपी सपोर्ट पीछे खींच भी सकती है। बीजेपी शिवसेना की इस मजबूरी को, इस कमजोरी को समझती है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, नारायण राणे जैसे नेता जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि हनुमान भक्त वो भी हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वो कहते हैं कि बजरंग बली के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शिवसेना चाहती कि हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो विवाद हुआ है उसका जो भी फैसला हो सर्वसम्मति से हो, सबकी सहमति से हो, इसमें बीजेपी भी शामिल हो। इसलिए आज महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें सारे विरोधी दलों के 28 नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 13 पहुंचे। बीजेपी ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया। बीजेपी का कहना है कि चाहे लाउडस्पीकर पर अजान का विवाद हो या फिर नवनीत राणा के खिलाफ एक्शन, यह सब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है। और ऑल पार्टी मीटिंग में खुद उद्धव ठाकरे ही मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसी मीटिंग में जाने का क्या फायदा। हालांकि मीटिंग हुई, 13 नेता पहुंचे, लेकिन तय कुछ नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन दी जाएगी। जो इसका वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके बाद दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, क्योंकि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरे देश में होता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि केंद्र सरकार इस पर कोई नई पॉलिसी बनाए जो पूरे देश में लागू हो। महाराष्ट्र सरकार भी इस पॉलिसी को फॉलो करेगी। आज के बैठक में यही तय हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और उसके तहत जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट ने इसके पहले इशू किए हैं, उस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर ये लाउडस्पीकर की परवानगी देने के बारे में, यूज करने के बारे में निर्णय राज्य में चलता रहेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सियासत कर रही है, वरना हनुमान चालीसा और अजान का विवाद तो इशू ही नहीं है। क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार अदालत के आदेश का पालन करवाएगी। महाराष्ट्र में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। बीजेपी को उसके मकसद में हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहा उद्धव ठाकरे ने, माफ कीजिएगा आदित्य ठाकरे ने। इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है, ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है, जो लिमिट होती है। अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउडस्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहाँ, उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए। लेकिन ये फॉलो करते हुए
किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। ये एक नॉन इशू है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए। ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे। आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिवाइवल के लिए लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद उठाया। जाहिर है उनका इशारा राज ठाकरे की तरफ था। आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि राज ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई है। राज ठाकरे एमएनएस के रिवाइवल के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हालांकि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें राज ठाकरे को भी इनवाइट किया गया था। राज ठाकरे खुद तो नहीं गए, अपनी पार्टी की तरफ से बाला नंदगांवकर, नितिन सरदेसाई और संदीप देशपांडे को भेजा। और मीटिंग के बाद संदीप देशपांडे ने कहा अगर आदित्य ठाकरे को लगता है कि उनकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है तो उन्हें मीटिंग में बुलाया क्यों। संदीप देशपांडे ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को कम करने के लिए एमएनएस ने 3 मई की जो डेडलाइन दी है उस पर वो कायम है, और अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर एमएनएस अपने तरीके से काम करेगी। तो बुलाया क्यों हमको? जब हम खत्म हो चुके हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है, तो बुलाते क्यों है हमको? उनको जो करना है करे, हमको जो करना है हम करेंगे। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि कानून को किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का इजाज़त नहीं मिलेगी, अगर कोई करता है तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमने कब कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे? हमने तो ये कहा कि अगर उनको परमिशन है तो हमको भी परमिशन है, अगर उनको नहीं है तो हमें भी नहीं है। इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कहाँ पे आ गई? हमने 3 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है और उसके ऊपर हम कायम हैं। एमएनएस की डेडलाइन 1 हफ्ते बाद है। राज ठाकरे जरूर आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार इसको उससे पहले इस इशू को खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस समय उद्धव सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार, जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाई थी, वो राज ठाकरे के बारे में क्या कहते हैं ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि राज ठाकरे के बस का कुछ नहीं है, वो दल बदलू है, उनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू की बकवास करते। अब तो किसी ने बोला कि भोंगा नहीं, हमने भोंगा बंद कर देंगे। अरे इसका चोंगा ही फटा है तो भोंगा बंद करने बिल्कुल आइए। ये जो चोंगा फटा है इसका, जो अभी भोंगा भोंगा करके रोज चिल्ला रहा है, अरे तेरा चोंगा फटा है, रंग बदलू। हाँ, बार बार झंडे का रंग बदलता है। ऐसे लोग समाज में झाड़ बोलने का काम करते हैं। तो राज ठाकरे को लेकर शिवसेना के नेता कितने परेशान हैं ये आपको अंदाजा हो गया होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मेन राइवल है उद्धव ठाकरे की, बीजेपी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, लेकिन सरकार के हर कदम पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदू तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन पहले से ही कर रहे हैं। पहले नवरात्र, जगराते और गणेश उत्सव में देर रात तक लाउडस्पीकर बजते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सब बंद है। जहां डीजे बजाए जाते हैं वह परमिशन ली जाती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब सरकार को इधर उधर की बातें करने के बजाय सभी धर्म के लोगों को कानून के पालन करने के लिए तैयार करना चाहिए। जहां तक लाउडस्पीकर का सवाल है, हमारी भूमिका स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। जिस समय पुराने जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में रात भर जगराता करते थे, हम भी गणेश जी के समय देर रात तक कार्यक्रम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। और अगर कोई करता नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। अब 2 बातें क्लियर है। पहली तो यह कि हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का विवाद पूरी तरह सियासी है।
नवनीत राणा ने सरकार को घेरने के लिए सियासी दाव चला, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने उसका वैसा ही जवाब दिया। और दूसरी बात है कि बीजेपी का यह आरोप सही है कि नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस, यह सब उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ है। उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि दादागिरी को कैसे तोड़ना है ये उन्हें अच्छी तरह आता है, बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है। मतलब नवीन राणा ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया तो उन्होंने नवनीत राणा को जेल भिजवा दिया। अब मामला कोर्ट में है, नवनीत राणा कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, उद्धव कोशिश करेंगे उनकी जमानत ना हो। अब अदालत जो फैसला करेगी उनके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं वो सही है या गलत, लेकिन यह तय है कि नवनीत राणा ने जो किया और उसके बाद जो हुआ उसका फायदा शिवसेना उठाने की कोशिश करेगी और बीजेपी भी। अगर नवनीत राणा आगे ना आती तो राज ठाकरे इस मामले में लीड ले लेते, शिवसेना को इससे बहुत परेशानी होती। हनुमान चालीसा और अजान के विवाद में राज ठाकरे हीरो बन रहे थे, ये बात उद्धव ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सारा टेंशन नवनीत राणा पर डाइवर्ट हो गया है। शिवसेना नवनीत राणा को सबक सिखाना चाहती है और इसका फायदा बीजेपी को होगा। वो बीजेपी की मेंबर नहीं है, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदुत्व के मसले पर शिवसेना को चुनौती देने का बहाना दे दिया। अगर इस बात को कोई समझता है तो वो है शरद पवार। इसलिए आज उनकी पार्टी ने एक और दांव खेला। एनसीपी के एक नेता ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री के आवास के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की इजाजत मांगी। आज हमने हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैंने एक परमिशन लेटर मांगा है कि हमें भी पीएम निवास के बाहर हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, नवकार मंत्र है या हमारी अजान है, गुरु ग्रंथ साहिब है या नोविनो है, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। अगर हमारे देश का भला ये सब चीज़ों से होता है तो मैं ये शांति हमारे देश के लिए करना चाहूँगी। आज पीएम मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी कि हम एक नारी हैं तो हम दुर्गा चालीसा वहाँ आपके आवास के बाहर आके पढ़ना चाहते हैं, ताकि देश के अंदर जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, जीडीपी का जो रेट है, देश जो हमारे इस पे जा रहा है महंगाई की ओर, उस पे रोक लगे और लोगों की शांति के लिए और जनहित के लिए मैं पीएम आवास के बाहर ये सब करना चाहती हूँ। देखिए फहमीदा हसन शांति के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या क्या करना चाहती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फहमीदा हसन ने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की इजाज़त मांगी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फहमीदा हसन ने वाकई में महंगाई से निजात पाने के लिए, देश में शांति की स्थापना करने के लिए बजरंग बली से प्रार्थना करने का प्रयास किया है तो ये एक मजाक है। असलियत है कि महाराष्ट्र में अब सब के सब हनुमान जी को सियासी मोहरा बना रहे हैं, आस्था की बात करके अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। जिस वक्त मुंबई में हनुमान चालीसा का विवाद चल रहा था उस वक्त बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पार्टी के नेताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में किरीट सोमैया ने स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय से मुलाकात की और उसके बाद होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी शिकायत की। किरीट सोमैया ने सेंट्रल टीम भेजकर मुंबई में उन पर हुए हमले की जांच कराने की मांग की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके संदर्भ में वो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। गृह सचिव को कहेंगे कि सीआईएसएफ हो, उनके डायरेक्टर हो, उनके एनएसजी कमांडो डिवीजन हो, या फिर आवश्यकता पड़ी तो गृह मंत्रालय के कोई अधिकारी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में जाकर स्थिति का अध्ययन कर वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने किरीट सोमैया पर हमले को गंभीर मामला बताया। फडणवीस ने कहा कि एक जेड सिक्योरिटी वाले नेता पर जिस तरह से अटैक किया गया, पुलिस ने इन्फॉर्म करने के बावजूद जिस तरह किरीट सोमैया को गुंडों के हवाले किया, उससे साफ है उद्धव सरकार
विरोधियों की जान लेना चाहती है। किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टी इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं, और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। जिस नेता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो उस पर हमला हो तो ये चिंता की बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सरकार किरीट सोमैया को जान से मारना चाहती है या उनकी हत्या करना चाहती है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा परेशानी उद्धव ठाकरे की सरकार को हो जाती। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को इस समझ में आ गया कि किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ वो पुलिस की लापरवाही का नतीजा है, इसलिए इस मामले में एक्शन शुरू हो गया। किरीट सोमैया पर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और गिरफ्तार शिव सैनिकों में मुंबई के फॉर्मर मेयर विश्वनाथ महदेश्वर भी शामिल हैं। विश्वनाथ महदेश्वर पिछला विधानसभा चुनाव बांद्रा ईस्ट से लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब शिवसेना अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी करके इस मामले को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया है और शिवसेना को केंद्र सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के सारे नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे हैं। इसलिए आज संजय राउत ने कहा कि 1-2 पत्थर चलने पर, 2-4 बूंद खून निकलने पर प्रेसिडेंट्स रूल की मांग ठीक नहीं है। अगर इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगने लगे तो कोई राज्य सरकार सुरक्षित नहीं बचेगी। किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहाँ? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूँ, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। इस मुद्दे पर शरद पवार भी बोले। पवार ने कहा, हर छोटी बड़ी बात पर राष्ट्रपति शासन की धमकी ठीक नहीं है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी जानती है अगर इस वक्त चुनाव होगा तो क्या नतीजे होंगे, इसलिए बीजेपी सिर्फ बातें करती है। महाराष्ट्र में न राष्ट्रपति शासन लगेगा न फिलहाल चुनाव होंगे। राज्य सरकार बर्खास्त केलं आणि बर्खास्त केलं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर हमेशा धमकी दी जाती है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो हाल ही में कोल्हापुर में हुए उपचुनाव के नतीजों ने दिखा दिया कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा। आणि इथे योग्य वातावरण निर्माण करायला त्यांचंही सहकार्य लागेल। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान करने पर देशद्रोह का केस करना गलत है और इसी तरह हर मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन की मांग करना भी गलत है। शरद पवार भी बात को समझते हैं और देवेंद्र फडणवीस बात का समझते हैं। शरद पवार को पता है कि राष्ट्रपति शासन की बात बीजेपी के जो नेता कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान करते हैं, इसलिए इन बातों में दम नहीं है। शरद पवार ये भी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का मामला हो या लाउडस्पीकर के खिलाफ आंदोलन, इन मुद्दों का असर शिवसेना पर होगा। उनकी पार्टी इससे बची रहेगी, इसलिए वो न बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और न शिवसेना के सपोर्ट में। शरद पवार ने बार बार यही कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, सबको कानून का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किस सरकार की जिम्मेदारी है यह अब महाराष्ट्र सरकार बता रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मामले में गाइडलाइन तय करने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाए, क्योंकि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तो पूरे देश में होता है। और फिर यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार जो निर्देश देगी उसका पालन महाराष्ट्र की सरकार करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।